नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको साना साना हाथ जोड़ी और लेखिका है मधु कांकरिया के द्वारा जो लिखा है पाठ साना साना हाथ जोड़ी भाग 3 समझाने जा रही हूँ। पहले बेटा मैंने आप लोगों को जो हिमालय का अद्भुत सौंदर्य है उसका वर्णन किया है। गंगटोक शहर का सम्मोहन उसका वर्णन किया है। युमथांग की यात्रा का वर्णन किया है। श्वेत पताकाओं का वर्णन किया है। रंग बिरंगी पताकाओं का वर्णन किया है। घुमावदार रास्ते के बारे में बताया है। सुंदर दृश्यों के बारे में बताया है और वादियों का सौंदर्य के बारे में आपको समझाया है। उसके बाद बच्चों मैंने आपको समझाया है पहाड़ी स्त्रियों का श्रम। लायुंग में लेखिका मधु कांकरिया का पड़ाव। आज मैं बच्चों आपको समझाने जा रही हूँ बर्फीले पहाड़ों की सुंदरता, फौजियों का कठिन जीवन, फूलों की घाटी, चावल की खेती और यहाँ के पर्यटन स्थलों के बारे में। चलिए बच्चों मेरे साथ साथ आप जो हैं पढ़ते और समझते चलें। लेखिका क्या कह रही है इस यात्रा वृतांत में? गंगटोक शहर की जो है बहुत सुंदर वर्णन किया है। यहाँ पर लेखिका ने क्या कहा? मेहनतकश बादशाहों का शहर और बहुत ही सुंदर जगमगाता हुआ। अब लेखिका क्या वर्णन कर रही हैं? अंधेरा होने से पहले किसी भी प्रकार की डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। कहाँ पहुंची लेखिका? डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंचती। बहते पानी की अपनी अंजलि में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा, यादगार में एक चमक उठी। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प लिया जाता है। लेखिका ने क्या कहा? हम जो है संकल्प लेते हैं, किसी भी काम को करने का जब संकल्प लेते हैं तो जल हाथ में ले लेते हैं। क्या संकल्प करूं? लेखिका कह रही है कि मैं क्या संकल्प लूं, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, मेरे अंदर एक प्रार्थना थी, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। किसकी? एक कमजोर व्यक्ति की। भीतर सारा हलाहल, हलाहल होता है बच्चों विष, कि भीतर से मेरा सारा जो है वो विष हिल रहा था। सारी तामसिकताएं बह जाएं। क्या था मेरे अंदर? कि मेरे अंदर जितनी भी बुरी आदतें हैं वो सब जो हैं मेरे उससे बाहर निकल जाएं, इस बहती हुई धारा में बह जाएं मेरे अंदर जो भी तामसिक प्रवृत्तियां हैं। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। हिमालय में काला कंबल ओढ़ लिया था, अर्थात रात हो गई। तो जैसे ही रात जो है पूरे उसमें आच्छादित हो गई तो हिमालय ऐसा लग रहा था जैसे उसने काला कंबल ओढ़ लिया हो। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों का नाचना शुरू किया तो देखते ही देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मनमोहक मोहक सी वह महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण होता है किसी भी चीज़ को अपने साथ दूसरे को फैला देना हुआ। एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे कि जो उसके द्वारा एक संगीत पैदा हुआ। उसके बाद हम सभी सैलानी जो थे घूमने गए थे, जो पर्यटन स्थल का आनंद लेने गए थे, सब जो है नाचने लगे। और क्या कहा लेखिका ने? मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि कुमारियों ने भी एक मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि वे हम सब अवाक उसे देखते ही रहे, बिना कुछ बोले, आश्चर्यचकित। कितना आनंद से भरा हुआ था उसके भीतर। कहाँ से आया था इतना आनंद, कि उसके अंदर इतना रस कहाँ से आया था? लायुंग की सुबह। अब लेखिका वर्णन कर रही है लायुंग की सुबह का। बेहद शांत और सुरमय। कैसा था? सुरमय, लय, गति, वेग और शांत भी। तीस्ता नदी की शांत नदी की धारा के समान ही कल कल करके बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू। जीविका का साधन बता रहे हैं लेखिका बच्चों। क्या है? पहाड़ी आलू, धान की खेती, दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेली ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे कुछ बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था, मतलब एक छोटा टुकड़ा भी नहीं था। आगे क्या कहती हैं लेखिका? यद्यपि हम सी लेवल
14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों में आए लोगों को बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ी किसी जन्नत से कम नहीं थी, किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नव युवक ने मुझे क्या बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। क्या बताया कि इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि सिक्किम जो है इतनी सुंदर घाटी है, फिर भी यहाँ भी जो है प्रदूषण जो है उसका प्रभाव आ गया है और यहाँ स्नोफॉल जो है कम होती जा रही है। यदि मैं कटाव चली जाऊँ तो मुझे वहाँ शर्त या बर्फ़ मिलेगी। तो यहाँ पर लेखिका ने बच्चों कटाव जगह का वर्णन किया है कि वहाँ पर जो है मैं चली जाऊँ तो मुझे वहाँ पर अवश्य ही जो है बर्फ़ मिलेगी। कटाव यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कटाव को क्या बताया लेखिका ने? स्विट्ज़रलैंड। कटाव जो कि अभी तक ट्विस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया है और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव का जो लायुंग से 500 मीटर ऊंचाई पर था, करीब 2 घंटे का सफ़र था। उसकी ऊंचाई कितनी थी बच्चों? लायुंग से 500 फीट ऊंची थी और 2 घंटे का सफ़र था। नव युवक ने मुझे बताया कि उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर में बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही है। उसने बताया नवयुवक ने कि उसकी घरवाली लकड़ी के छोटा सा वहाँ पर घर बच्चों देख पता लग गया आपको कैसे हैं? लकड़ी के घर हैं और उत्सुकता से बेचैनी से अपने उसको स्वामी को देख रही है। तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा हुआ महुआ गुड़ुक कर लिया था कि जो बाहर थैले में रखा हुआ था सामान वो उसने खा लिया था। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया। अब उसने क्रोध नहीं किया, देखो बच्चों, वहाँ पर उसने मीठी सी झिड़की दी और उसे वहाँ से भगा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ हमारा सफ़र कटाव की ओर चल पड़ा। कटाव का रास्ता खतरनाक था। क्या बताया? खतरनाक। उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था और पेड़, आकाश, घाटियाँ सब जो है बादलों की परत, सबके ऊपर जो है बादल छाए हुए थे। सब कुछ बादलमय हो गया था। बादलों को चीरकर निकल रही थी हमारी जीप कि बादल ही बादल नज़र आ रहे थे चारों तरफ और बादलों को चीरकर निकल रही थी हमारी जीप। खतरनाक रास्तों से एहसास ने हमें मौन कर दिया, शांत कर दिया कि जो ऐसे खतरनाक रास्ते थे हमारा एहसास जो है वो बिल्कुल शांत हो गया था। उस पर से बारिश भी होने लगी। एक चूक और सब खल्लास। सांस रोके हुए हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती हुई जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवा आसपास के जीवन का कोई भी पता नहीं था। लेखिका क्या बता रही है? सिर्फ जो है क्या आवाज़ें सुनाई दे रही थी? सिर्फ सांसों की आवाज़। फिर नज़र पड़ी, बड़े बड़े शब्दों में लिखी हुई थी एक चेतावनी, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। क्या लिखा हुआ था? इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी देर के बाद ही हम आगे बढ़े, एक चेतावनी और, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। ये सभी रास्ते में जगह जगह बच्चों क्या लिखी हुई थी? चेतावनी। करीब आधे रास्ते के बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमें बीच जो फैला हुआ सन्नाटा था वो भी हट गया। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। क्या है? स्विट्ज़रलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्ज़रलैंड घूम कर आई थी। उसने तुरंत ही प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर है, कि अर्थात गंगटोक तो उससे कहीं बढ़कर बहुत ज़्यादा सुंदर है। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ़ से ढके पहाड़ हमें दिखाई देने लगे। पास में जो पर्वत था आधे हरे और काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कैसे लग रहे थे? कुछ हरे और कुछ काले। ऐसा लग रहा था कि मानो इन पहाड़ों पर किसी ने पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई है और कहीं धूप में वह बह गई है। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ़ है, लगता है रात में ही गिरी है यह बर्फ़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें पूरी तरह से बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखाई दे रहे थे, साबुन की झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ़। बर्फ़ कैसी बताया लेखिका ने? साबुन के झाग की तरह। मैं जीप की खिड़की से मुड़ी और निकल कर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। पहाड़ कैसे बताए लेखिका ने? चांदी से चमकते हुए। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी आपने? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी। चेहरा इतराने लगा कि हमारी भी भाषा और लोग जानते हैं।
जैसे हम किसी की भाषा बोल देते हैं तो उससे क्या है बच्चों, बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि जितेन को लगा। और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की सी बर्फ एकाएक महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिमरो माया सेंधो मलाई सताउछ, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहु और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम कर गाने लगा वह। ये सब जो है कौन गाने लगा? जितेन। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ में कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ में सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ, क्योंकि ताजी गिरी हुई थी बच्चों। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद कर रहे थे। ये सब जो है वहाँ सैलानी उस बर्फ का आनंद ले रहे थे। मेरे पाँव झनझन करने लगे, कि अर्थात लेखिका को बर्फ में अपने पैरों पर जो है झंझनाहट सी महसूस होने लगी। पर मन वृंदावन हो रहा था। वृंदावन कहाँ? जो है कृष्ण और जहाँ राधा जो है रास रचाते थे, वृंदावन। भीतर जैसे देवता जाग उठा। ख्वाहिश हुई कि मैं बर्फ़ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को भी अपने उसमें अंदर भर लूँ। लेखिका के मन में हुआ कि वो भी लेटकर जो है इस बर्फीली स्वर्ग का आनंद ले सके। मेरे पास बर्फ़ पर पहने लंबे लंबे जूते नहीं थे। बर्फ़ में चलने के लिए बच्चों बहुत लंबे लंबे जूते चाहिए, जो वो लेखिका के पास नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूँ और कटाओ योमथांग झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इसी कारण यहाँ झांगू की दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खींचने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, कि सारे दृश्य को मैं अपने भीतर समेटती जा रही थी, जिसमें महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं, कि मैं इन सभी चीज़ों को अपने अंतर्मन से फिर अपने अंदर झांक सकूं, इस महानगर की सुंदरता को, संपूर्णता के उन क्षणों को। यह शिखर मुझे अब मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान से, मेरे आध्यात्मिक मन से मुझे जोड़ रहे थे। शायद ऐसा विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। क्या कहा लेखिका ने? कि ऐसे आनंद से विभोर होकर ऐसी दिव्यता में हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। बच्चों 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जीवन सत्यों को खोजा होगा, जीवन के जो सत्य हैं उन सब की खोज की डाली होगी, और सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र भी यहीं से पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो कुछ क्षणों के लिए उसका क्या होगा? वो करुणा का अवतार बुद्ध बन जाएगा। महात्मा बुद्ध को क्या कहा बच्चों? करुणा का अवतार। और तभी दिमाग कौंध उठा, चमक उठा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता है, कि अगर कोई जो है बुरी आत्मा वाला है तो वो भी उस स्थान को देखकर ठगा सा रह जाता है। इतनी सुंदरता किसी दूसरे स्थान पर संभव नहीं। दूसरों का अमंगल करने वाला, बुरा चाहने वाले भी अपनी बुरी वृत्ति को भूल जाता है। मैंने मणि से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता, कि उसमें क्या बताया है कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता, यहाँ की सुंदरता का वर्णन किया है, कि यहाँ पर जो बुरी आत्माएं हैं वो भी बुरा करने की नहीं सोचती, उनके अंदर भी अच्छी वृत्तियाँ जाग बढ़ती हैं। मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल में जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी कि ये हिम शिखर जल के स्तंभ हैं, जल के पिलर हैं पूरे एशिया के। देखो, प्रकृति भी किसी नायाब ढंग से सारा इंतज़ाम करती है, कि प्रकृति के बारे में कहा कि सब जो है अचानक कितने सुंदर ढंग से सारी प्रकृति इसकी रचना करती है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह लेते हैं, कि जो जल संग्रह, जल का कैसे संग्रह किया जाता है? बर्फ़ के रूप में। और गर्मियों में पानी के लिए त्राही त्राही मचती है, तो ये बर्फ़ शिलाएँ पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट देती है, कि यही जब हम बेचैन होते हैं गर्मी में तो यही बर्फ़ पिघल पिघल कर हमें पानी देती है और हमारे सूखे कंठों को तरावट देती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है किसकी? जल संचय की। और किसके द्वारा बच्चों? प्रकृति के द्वारा। ये सारा जल संचय किसके द्वारा है? प्रकृति के द्वारा।
मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, अपना माथे को वो किया। जाने कितना रण है हम पर इन नदियों का, इन नदियों का हम पर बहुत रण है। खेती है, खलिहान है, हमारा जल है, और जीवन के सारे जो हमारे तथ्य हैं, पहलू हैं, वो जल के द्वारा ही पूर्ण होते हैं। हिम शिखरों का सारा कितना सुंदर है। स्वप्न जगाते ही उन लम्हों को मैंने सोचा, तब उदासी की एक छीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती हुई उन पहाड़ियों का ख्याल आया। जो औरतें क्या कर रही थी बच्चों? पहाड़ों पर पत्थरों को तोड़ रही थी रास्ते बनाने के लिए। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा आगे बढ़ा। कि कितना कठिन परिश्रम करती हैं। तो ये हमारे आत्मा की जो अनेक परतें थी, उसको जो उसके बारे में सोच रही थी। तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ, फौजी की जो छावनियाँ थी वहाँ पर ध्यान गया। लेखिका का ध्यान आया, यह बॉर्डर का एरिया है, यहाँ से हमारा स्थान खत्म है, दूसरा क्षेत्र लगता है। थोड़ी दूरी पर जो है चीन की सीमा है। कौन सा बॉर्डर है? कौन सा बॉर्डर लग रहा है? दूसरा जो है देश लग रहा है। कौन सा बच्चों? चीनी। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कती ठंड में उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। तो बच्चों यहाँ पर -15 डिग्री, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। अब देखिए उसने क्या कहा, वो हंस दिया, एक उदास सी हंसी, मतलब एक खुशी वाली हंसी नहीं, कौन सी हंसी बच्चों? उदासी वाली। आप चीन की नींद सो सकें इसलिए हम यहाँ पर पहरा देते हैं, कि आप आराम से सुख से चैन से सो सकें, इसलिए हम यहाँ पर पूरे देशवासियों की रक्षा करते हैं। फेरी भेटूला फिर मिलेंगे। क्या कहा उसने? फेरी भेटूला। देखिए ये उस भाषा का शब्द है, याद कर लीजिए बेटे। अपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, देखिए इस भाषा से कुछ न कुछ हमें शब्दों का ज्ञान हो रहा है इस पाठ से। फेरी भेटूला फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर के बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी, जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। इस सब को देखकर मेरा मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि इन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे। कौन से महीने का वर्णन कर रही है लेखिका बच्चों? बैसाख के महीने का, जिसको अंग्रेजी में हम अप्रैल का महीना कहते हैं। हमारे ये जवान पोष और माघ में क्या होता होगा बेटा? पोष और माघ में जो है, दिसंबर और जनवरी में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। उस समय हमारे इन जवानों का क्या हाल होता होगा? तो ये हमारे लिए बहुत ही सोचनीय विषय है। जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ यहाँ पर जम जाता है। क्या कहा? कि यहाँ पर कुछ भी वैसा नहीं रहता, सब कुछ जो है बर्फ़ की तरह जम जाता है सिवाय पेट्रोल। और ये लोग तैनात रहते हैं ऐसे संकरे और घुमावदार और ख़तरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं। और उन रास्तों को बनाने के लिए कितने जवानों ने अपनी मियाद के पूर्व ही ख़त्म हो गए हैं, अपने जो समय सीमा है उससे पहले ही ये लोग ख़त्म हो गए। मेरे ये लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज के समान थी। क्या कहा लेखिका ने, मधु कांकरिया ने? कि मेरी जो ये गंगटोक की यात्रा थी, सिक्किम की यात्रा थी, ये एक खोज की यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना अंतरात्मा में हलचल मचाने लगा। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं बेटा, हमारी अंतरात्मा बहुत ही बेचैन हो उठती है, हलचल मचने लगती है कि ये लोग कैसे रह रहे होंगे, कैसे क्या कर रहे होंगे, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं हमारे मन में। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर युमथांग की ओर। अब कहाँ चली? कि यहाँ लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा ही आया था। जितेन जो है कुछ समय पूर्व वो कहाँ से आया था बच्चों? नेपाल से। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया। अब देखिए लेखिका ने युमथांग की घाटी के एक और आकर्षण का वर्णन किया है। ढेरों ढेर प्रियोता और रूड़ोद्रेड़ों के फूल। किस चीज़ के फूल बताए बच्चों? प्रियोता और रूड़ोद्रेड़ों के। जितेन बताने लगा, बस 10-15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज बिछी हुई। फूलों के नाम कौन कौन से? प्रियता और रूड़ोद्रेड़ों के फूल। पूरी घाटी इतनी सुंदर हो जाती है मानो कि फूलों का गलीचा बिछा हुआ हो।
रास्ते में अपेक्षाकृत चौड़े थे, इसी कारण खतरों का एहसास भी कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियाँ, वादियाँ, पहाड़, बादलों की आंख मिचौली दिखती पहाड़ी, कबूतरों की उड़ती हमारी जीप। जब युमथांग, कबूतर जैसे बेटा जब दाना चुनने के बैठते हैं तो जैसे कुछ वाहन आता है तो वो उड़ जाते हैं। युमथांग पहुंचे तो हम थोड़े से निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगने लगा। सबसे ज़्यादा जो है, अब वहाँ लेखिका बर्फ़ देखकर आई है, पहाड़ी रास्ते देखकर आई है, लेकिन जैसे युमथांग पहुँची तो वो जो है थोड़ा सा उससे कम जो है फीका लगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सुंदर था। अब जो है लेखिका को एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांच होता है मंजिल तक का सफ़र। क्या कहा लेखिका ने? उससे ज़्यादा रोमांच उत्पन्न करने वाला होता है मंजिल का सफ़र। युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या बेच रही थी? चिप्स। क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ। उसने कहा, क्या तुम सिक्किम की हो? उसने कहा, नहीं, मैं इंडियन हूँ, मैं भारतवासी हूँ। उसने जवाब दिया। सुनकर लेखिका को बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतने नहीं फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कि कभी ये क्या है कि भारत का हिस्सा नहीं था। अब ये भारत में मिल गए हैं तो अपने आप को सब ये भारतवासी कहते हैं और हैं भी अब जो है हमारे ही अपने भाई। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। क्या कहा? पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, भौंकते नहीं हैं, सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। इनके बारे में क्या बताया? ये पहाड़ी कुत्ते जो हैं ये कब भौंकते हैं? सिर्फ चांदनी रात में। क्या? आश्चर्य से और अविश्वास से मैं उसे उन बातों को सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्ते पर भी पूर्णिमा की चांदनी की कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? क्या कहा? लेखिका के मन में ये सब सवाल उठने लगे। लौटती यात्रा में जीप में जितेन हमें रकम रकम की मतलब जगह जगह की जानकारियाँ देता जा रहा था। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है, उसके पैरों की छाप है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। देखिए, गुरु नानक जी देखो वहाँ तक गए थे, सारा वर्णन बताया है उन्होंने कि यहाँ पर उनके पैरों के प्रिंट है, उनकी थाली से चावल छिटक कर गिरे थे तो यहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर के बाद फिर उसने उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। ये पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास स्थान है। जो यहाँ गंदगी फैलाता है वह मारा जाता है, मर जाएगा। देखो वहाँ पर थोड़ा सा लोगों के अंदर थोड़ी सी अंधविश्वास की भावना है, लेकिन अंधविश्वास के पीछे देखो वहाँ पर लोग जो है वहाँ पर क्या है, गंदगी नहीं फैलाते। उस स्थान को देवी देवताओं का साफ सुथरा स्थान मानते हैं। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं, हम इन्हें गंदा नहीं करेंगे। अगर गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गंगटोक कितना सुंदर शहर है, मैंने कहा। गंगटोक नहीं मैडम, गैंगटॉक नहीं मैडम, गंगटोक कहिए। गैंगटॉक तो अंग्रेजी का शब्द है। उसने कहा नहीं, क्योंकि हम भारतीय क्या बोलते हैं, गंगटोक। इसका असली नाम गंगटोक है। गंगटोक का मतलब है पहाड़। गंगटोक का मतलब क्या है बच्चों? पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर से चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। पहले यहाँ पर सैलानी नहीं आते थे, ये पर्यटन केंद्र नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके कई वर्षों के बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। किसके दिमाग के ऊपर से बच्चों? ये भारत की एक आर्मी का कप्तान था जिसका नाम था शेखर दत्ता। उसके दिमाग की ऊपर है कि सिर्फ यहाँ फौजी नहीं, इस स्थान को तो टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, आप भी रास्ते अपने आप नहीं बन रहे, इन सब को किसके द्वारा बनाया गया है? हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद
मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है, कि ऐसी खोज है जिसको अभी खोजा ही जा रहा है, वो समाप्त होने वाली नहीं है। मन ही मन में कहती हूँ, जीभ आगे बढ़ने लगती है। ठीक है बच्चों, आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा और इसके प्रश्न हैं, आप लोग जो है पढ़कर पाठ को अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, झिलमिल सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? तीसरा प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? चौथा प्रश्न है बच्चों, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी? इन सब के बारे में आपने लिखना है। धन्यवाद बच्चों, बहुत अच्छे से आपको ये